हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं सर आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने एक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और यहाँ से अक्सर जो है परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम एवं उनसे महत्वपूर्ण तथ्य। हम देखेंगे कि कब से कब तक बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक। इसके बाद कब से कब तक बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद उनसे हर गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस कॉन्सेप्ट के साथ उस फैक्ट पे हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो भारत में एक व्यापारिक कंपनी थी, अभी तक जो कंपनी आई थी जिसका सिर्फ मेन उद्देश्य था व्यापार करना, ठीक। तो भारत में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से अभी व्यापारिक कंपनी वो भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 के युद्ध के बाद ही यह लगने लगा कि अब जो कंपनी भारत में एक व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, अब वो कहीं न कहीं उसने मन बना लिया कि अब हमें क्या करना है, भारत में राज्य करना है। क्योंकि यहाँ राज्य करना बहुत ही क्या है, आसान है। क्योंकि अभी तक जो व्यापारिक कंपनियाँ आई थी वो 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक उन्होंने इतने टाइम के बीच में उन्होंने एक गैस किया, ठीक, कि यहाँ की जो राजे रजवाड़े हैं, जो देसी राजे रजवाड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या हुए हैं, उलझे हैं और केंद्रीय शक्ति भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी वजह से उनकी अपनी क्या है, सिर्फ अपनी सोच की वजह से वो आपस में उलझे हैं और जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रशासन किया जा सकता है। तो वो बहुत ही एडवांस थे। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है और इस विजय के दौरान ही उन्होंने क्या किया कि बंगाल की दीवानी, या यूँ कहा जाए कि BBU, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती है। अब यहीं से धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं पहले गवर्नर का नाम, इसके बाद इनसे संबंधित फैक्टों के बारे में देखते हैं, इसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में। लॉर्ड क्लाइव है, इसके बाद हावेल है, विंस्टार्ट है, बर्लेस्ट है, कर्टियर है, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स है। इसके बाद हम बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स है, मैकफर्सन है, इसके बाद कार्नवालिस है, जानसोर है, वेलेजली है, वार्लो है, मिंटो है, इसके बाद है एमहर्ट्स और विलियम बेंटिंग। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव इसका टाइम पीरियड देखें तो यह 1757 से लेकर के 1760 तक रहता है, 3 वर्ष तक रहता है। बीच में 2 साल के लिए और आता है तो वो 65 से 67 के बीच में आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर था जिसने कई महत्वपूर्ण अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके दौरान यह क्या करता है कि जब बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब इसके अंतर्गत आ जाती है तो सबसे पहले यह 1765 में द्वैध शासन लेके आता है। द्वैध शासन यानी दोहरा शासन। इसके बाद लगभग 65 में जब यह द्वैध शासन लेके आता है तो 72 तक, ठीक, 72 में जिस द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव ने प्रारंभ किया था 1765 ईस्वी में, उस द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, समाप्त कर देता है। और इसने अपने समय में इतने बड़े बड़े काम किए थे कि इसको इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मिली हैं कि इसको जो है भविष्य का अग्रदूत भी कहा गया है। इसको भविष्य का अग्रदूत कहा गया है। बर्ग के द्वारा इसे बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया। और स्पीयर के द्वारा इसे भविष्य का अग्रदूत कहा गया। बर्ग के द्वारा बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया और
स्पीयर के द्वारा इसे क्या कहा गया? भविष्य का अग्रदूत, भविष्य का अग्रदूत, अग्रदूत, इसे भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक चलती रहती हैं। अब इसके बाद इसके क्षेत्र में क्या गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आ जाती है। फलस्वरूप जो है राजस्व वसूलने का कार्य इनका हो जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। इसके बाद 1760 ईस्वी में इसे वापस बुला लिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा इसे वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर बनता है वह कौन होता है? हावेल। तो हावेल कुछ ही समय के लिए रहता है मात्र, या यहीं से यूँ कह लिया जाए कि ये बंगाल का कार्यवाहक गवर्नर के रूप में रहता है। ये वही हावेल है दोस्तों, ये वही हावेल है जिसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी बंगाल में और जिसका यह साक्षी था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि एक घटना घटी थी जिसे इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उस घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल या काली कोठरी घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि नवाब जो होता है वह 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक काल कोठरी में इस कदर भर दिया जाता है कि मात्र एक ही दिन में, अगले सुबह में ऐसा कहा जाता है कि दम घुटने से मात्र 23 लोग बचे थे, शेष 23 लोग बचे थे, बाकी सभी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ऐसा किसने कहा? हावेल ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसने बताया कि उस शेष बचने वालों में मैं भी एक शख्स था। तो इसी बात को लेकर के अब ये फैक्ट सही है या गलत है, अभी ये इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को सिर्फ एक बहाना चाहिए था और उन्होंने ये बहाना ढूंढा। अंत में जो है ये क्या करते हैं कि इनको, ये जो नवाब था, इसी की वजह से इसे क्या हुआ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे प्लासी के युद्ध में, या यूँ कहा जाए कि युद्ध क्या हुआ था, उसे गद्दारी के साथ जो है, गद्दारी से क्या किया था कि उन्होंने इसे, मतलब यूँ कहा जाए कि युद्ध हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये युद्ध हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब सेना नायक जो है अपनी सेना लेके गया ही नहीं, तो युद्ध क्या, धोखे से जो है इसे मार दिया जाता है। इसके बाद बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वह मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से ही कहीं न कहीं भारत जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। इसके बाद है हावेल हो गया। इसके बाद है बेंसीटार्ट। अगला जो बंगाल का गवर्नर है वह है बेंसीटार्ट। यदि इसका टाइम पीरियड देखें तो 1760 से 1765। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, वह है इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध दोस्तों? बक्सर का युद्ध, बेंसीटार्ट, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध क्या था दोस्तों? एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। पहली बार जो है अंग्रेज़ों ने 3 संयुक्त सेनाओं को एक साथ पराजित किया। 3 संयुक्त सेनाओं को एक साथ पराजित किया। वो 3 संयुक्त सेनाएं कौन थी? एक तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज़ों ने एक साथ पराजित किया। और अब ये निर्णय हो गया कि अब भारत में जो है वह ब्रिटिश सत्ता हुकूमत या ब्रिटिश सत्ता स्थापित होगी या ब्रिटिश हुकूमत स्थापित होगी। और इसके साथ 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में
इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। इसके बाद दोस्तों जब देखता है कि स्थितियाँ धीरे धीरे नाजुक होती जाती हैं, इसके बाद पुनः जो है इसे वापस बुलाया जाता है। किसे? अभी जो 1757 से 1760 तक 3 वर्ष तक जो लॉर्ड क्लाइव था, उसे 2 वर्ष के लिए पुनः जो है भारत में बुलाया जाता है। जब स्थितियाँ नाजुक हो जाती हैं तो 65 से 67 2 वर्ष के लिए यह फिर से आता है भारत में। इसके बाद जब 2 वर्ष के लिए भारत में आता है, तब वही इसने क्या किया कि वह अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता है। क्या करता है? अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता है। इसके बाद जो यह लागू करता है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या कहता है? समाप्त किया जाता है। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, 66 में, यानी 1766 में 1766 में प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो 1766 से 69 तक चलता है, 2 वर्ष तक। 66 से 69 तक चलता है, ये 2 वर्ष तक जो है यह युद्ध चलता है। जो युद्ध इसके समय में शुरू हुआ था, किसके समय में? लॉर्ड क्लाइव के समय। जो युद्ध लॉर्ड क्लाइव के समय में शुरू हुआ था, वो युद्ध जाकर के बैरलेस्ट के समय में क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद बेनस्टाड हो गया, फिर बैरलेस्ट है। बैरलेस्ट के टाइम पीरियड जो है वो 1767 से 1769 है, तो इसके समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद है कार्टियर जो है, इसका टाइम पीरियड 69 से 72। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है 1780 में या 1770 में, ठीक। आधुनिक, ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक भारत का जो पहला क्या पड़ा था? सूखा, ठीक। आधुनिक भारत का जो पहला सूखा या अकाल पड़ा था, वह इसी के समय पड़ा था। किसके समय? कार्टियर के समय पड़ा था। किसके समय पड़ा था? कार्टियर के समय। इसके बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर है वो वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक। यह 1 वर्ष के लिए 72 से 73 तक 1 वर्ष के लिए यह क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर रहता है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद एक मिनट दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स देखा जाए तो जहां बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। अब वारेन हेस्टिंग्स जो है वह प्रथम गवर्नर जनरल है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल है और अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह विलियम बेंटिक है। अंतिम गवर्नर जनरल क्या है? विलियम बेंटिक है। जिस तरह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के रूप में तब्दील कर दिया गया, उसी तरह से 1833 की चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया। जिस तरह से 1 वर्ष के लिए बंगाल का गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स और इसके बाद उसका कार्यकाल जो है वह गवर्नर के रूप में 1 वर्ष तक रहता है, बाकी गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। उसी तरह से जो विलियम बेंटिक है वह 28 से 33 3 वर्ष तक वह बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। इसके बाद 2 वर्ष तक का इसका कार्यकाल जो है वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह पहला क्या था, पहला गवर्नर जनरल के रूप में था। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में था और इसने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना किया गया। ठीक, सो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसके चीफ जस्टिस, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, कोलकाता में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे क्या थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद एलिजा इम्पे के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ये 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। जिस तरह से वो एलिजा इम्पे जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे, इसी तरह से यह क्या होता है कि यह 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसी के समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जैसे इसने पहली बार जो है 1882 में मुस्लिमों के लिए, ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक मदरसा का निर्माण किया। मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया, मदरसा का निर्माण किया। इसके बाद इसी के समय में 1782 में, इसके समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1780 से 84 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1780 से 84। इसी के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण संधि होती है सालाबाई की संधि 1782 में। 1782 में क्या होती है, सालाबाई की संधि। 1782 में क्या होता है, यह सालाबाई की संधि होती है। इसी के समय क्या होता है कि यह कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसे न्यायिक शक्तियों का क्या कहा जाता है, जन्मदाता भी कहा जाता है। क्योंकि इसी के समय में कहीं ना कहीं ये भारत को, ठीक है, भारत की जनता को प्रभावित करने के लिए या दिखाने के लिए ये कहा जाए कि इन्होंने क्या किया कि एक कलकत्ता में जो है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसके बाद जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या किया, एलिजा इम्पे को नियुक्त कर दिया। इसके बाद है इसी के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। इसने जो है गीता के जो अंग्रेजी अनुवादक थे विलियम विकलिंस, ठीक, विलियम विकलिंस को इसने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इसने क्या किया था, गीता के अनुवादक विलियम विकलिंस को इसने संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद इसी के समय में एक अगला जो एक्ट आता है वह है 1784, ठीक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1784 में वो पिट्स एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है दोस्तों, पिट्स एक्ट। इसके बाद इसी के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना होती है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना होती है और किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, ठीक। सॉरी दोस्तों, जेम्स ऑगस्ट हिक्की नहीं, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी इसी के समय क्या होती है, स्थापना। इसे दोस्तों न्यायिक सेवा का जन्मदाता और उसका हत्यारा भी कहा जाता है। अब हत्यारा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की थोड़ा कहानी आज हम लोग देख लेते हैं। ये मुर्शिदाबाद के दीवान थे नंद कुमार। कौन थे, मुर्शिदाबाद के दीवान थे नंद कुमार, जिन्होंने इस पर आरोप लगाया कि इसने मीर जाफ़र की विधवा थी मुन्नी बेगम। कौन, मुन्नी बेगम। इन्होंने उनसे उसके अल्पवयस्क पुत्र
मुबारकुद्दौला, उसको नवाब बनाने के लिए इसने 3.5 लाख की क्या ली है, घूस ली है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर जब ये ब्रिटेन जाता है तो वहाँ इसके ऊपर क्या होता है, महाभियोग भी चलाया जाता है और अंततः क्या होता है, यह महाभियोग से बरी भी हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, यह आरोप लगाया जाता है और इसको कई उपाधियों से भी नवाजा गया है। इसे झूठा बैलों का ठेकेदार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया भी कहा जाता है। झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया भी कहा जाता है। इसने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके नंद कुमार को क्या करता है, फांसी दिलवा दिया जाता है। ठीक, जब फांसी दिलवा देता है तो इसकी चारों तरफ क्या होती है, आलोचना होने लगती है, जिसकी वजह से इसे क्या कहता है, न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता है। ठीक, न्यायिक क्या कहता है, हत्यारा भी कहा जाता है। और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है और शालाबाई की संधि भी इसी के कार्यकाल में होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। तो लगभग इसके बारे में बातें हो गई दोस्तों। अगला जो गवर्नर जनरल है बंगाल का वो है सर जॉन मैकफर्सन। कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। यह 1 वर्ष के लिए रहता है। यह कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में रहता है 85 से 86, सिर्फ 1 ही वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद अगला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है। इसके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सबसे पहले यदि देखें तो इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वह कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और नागरिक सेवा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो वह कॉर्नवालिस ही था जिसने नागरिक सेवा या यूँ कह दिया जाए कि सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा का जन्मदाता कौन कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसे क्या कहा जाता है कि इसका जन्मदाता कहा जाता है। और इसके द्वारा एक सिविल संहिता या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इसी के द्वारा दिया गया था। और इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना कॉर्नवालिस इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, इसने इन जगहों पर प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया था। प्रांतीय न्यायालय, इसने इन जगहों पे क्या किया था, प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया था। और इसने पुलिस के वेतन में वृद्धि भी किया था। और उसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार थे जिन्हें पुलिस की शक्ति प्राप्त थी, उन्हें उसके अधिकार से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। और इसने ज़िले के जितने भी पावर थे, ज़िले की जितनी भी शक्तियाँ थी, वह किसके हाथों में दे दी, कलेक्ट्रेट के हाथों में दे दी। तो इसके समय में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। और यह एक मात्र ऐसा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो भारत में ही इसकी मृत्यु होती है और उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में इसकी क्या है, समाधि है। तो दोस्तों इस तरह से इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वह है सर जॉन शोर। यह इसका टाइम पीरियड जो है 93 से 98 रहता है। इसके समय में कोई ख़ास महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। जॉन शोर को हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है, हस्तक्षेप की नीति, जॉन शोर, हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति का मतलब हम जो है किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद अगला जो शासक आता है विलेजली।
ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। कौन? वेलेजली। वेलेजली जो है यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था और इसे सहायक संधि का भी जन्मदाता कहा जाता है। इसे क्या होता है? इसे सहायक संधि का भी जन्मदाता कहा जाता है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वह था हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम, यानी हैदराबाद वही जिसकी स्थापना सिंदखलीज खां के द्वारा की गई थी। ठीक, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से राज्य थे जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि, सहायक संधि। ठीक, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, सबसे पहला कौन राज्य था? यह था हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में, 1798। हैदराबाद के बाद है मैसूर। इसके बाद तंजौर। मैसूर और तंजौर 1799 में। ठीक है, इसके बाद है अवध। मैसूर, तंजौर, इसके बाद है अवध 1800 में। इसके बाद है पेशवा, सिंधिया, भोसले। पेशवा, सिंधिया, भोसले। इसके बाद है जोधपुर। इसके बाद है बूंदी, मछेड़ी, जयपुर और भरतपुर। ठीक, जोधपुर और भरतपुर, ये इतने राज्य थे जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की थी या सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सबसे पहले कौन था? हैदराबाद का निज़ाम, जिसने 1798 में यह संधि स्वीकार की थी। इसके बाद मैसूर और तंजौर 1799। इसके अवध, इसके बाद है पेशवा 1 में 1801 में, सिंधिया 1802 में, भोसले 1803 में। इसके बाद जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और बूंदी, मछेड़ी, ये सभी जो है क्या किए थे? सहायक संधि को स्वीकार किए थे। इसका पहला कार्यकाल, इसका वेलेजली का पहला कार्यकाल जो होता है समाप्त होने के बाद जैसे ही दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है, शीघ्र इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल होता है वह है वार्लो यानी 5 से 7। ठीक, इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है। हाँ, एक घटना होती है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक, वेल्लोर का एक सिपाही विद्रोह होता है जो इसी के समय में हुआ था। तो वो हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह इसी के समय हुआ था। इसके बाद जो है अगला गवर्नर जनरल है जो है वह है मिंटो प्रथम। यह 7 से 13 तक रहता है, 1807 से 1813 तक रहता है। इसके समय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिंटो प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों, ये मिंटो प्रथम है। एक मिंटो द्वितीय आपको वायसराय में मिलेगा। ठीक है, तो एक पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह। पंजाब के शासक रणजीत सिंह थे, उनके द्वारा एक संधि की गई थी, अमृतसर की संधि 1809 में जो अमृतसर की संधि की गई थी वह इसी के समय में हुई थी। किसके समय में? तो मिंटो के समय में। इसके बाद इसी के समय में जो आता है वह 1813 का चार्टर एक्ट जो आता है वह इसी के समय में आता है। और पहली बार जो है अब जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी के अधिकार से
अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। ठीक, इसके बाद है अगला जो शासक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका टाइम पीरियड देखें तो 13 से 23 इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहला कार्य जो किया था, इसने पूरी तरह से पिंडारियों का दमन कर दिया गया। ठीक है, पिंडारियों के प्रमुख नेता यदि देखें तो वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे, जिसका इसने क्या किया, पूरी तरह से दमन कर दिया गया। इसने मराठों का भी पूरी तरह से क्या किया, दमन कर दिया। इसके बाद इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो है आंग्ल नेपाल। 14 से 16 1814 से 1816 में एक युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, और जो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो इस संधि के तहत ब्रिटिश भारत में नेपाल के कई प्रांत जो है वह सम्मिलित कर लिए गए, जैसे रानीखेत हो गया, कुमायूं हो गया, गढ़वाल हो गया, ये सब तमाम जो है राज्य भारत के अंतर्गत, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत वो शामिल कर लिए गए। इसके बाद जो है अगला जो शासक है एम हर्ट्स, 23 से 28। एम हर्ट्स, इसके समय में एक युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 24 से 26। और एक युद्ध भी हुआ था, सॉरी दोस्तों, युद्ध नहीं, एक विद्रोह भी हुआ था, सिपाही विद्रोह। कहाँ का सिपाही विद्रोह, याद करिएगा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके समय में एक बहुत ही चर्चित विद्रोह है जो इसके समय में हुआ था। इसके बाद 28 के बाद अगला जो गवर्नर जनरल होता है वह है विलियम बेंटिक, जो 33 तक रहता है। इसके बाद 1833 अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बारे में, विलियम बेंटिक के बारे में दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दे सकते हैं और सलाह भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के तहत आप हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।